हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मीनाक्षी, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स पलवल कुरुक्षेत्र आप सबका उच्चतर शिक्षा निदेशालय के द्वारा संचालित ई लर्निंग श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम आज वित्तीय प्रबंध सब्जेक्ट के टॉपिक वित्तीय प्रबंध की प्रकृति एवं क्षेत्र को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हम कौन कौन से कंटेंट और सामग्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम वित्तीय प्रबंध का अर्थ, उसके पश्चात पढ़ेंगे वित्तीय प्रबंधन की परिभाषा, टाइप्स ऑफ फाइनेंस यानी वित्त के प्रकार को समझेंगे, अप्रोचेस टू फाइनेंस फंक्शन यानी वित्त कार्यों के लिए दृष्टिकोण जो अलग अलग से बताए गए हैं उन्हें समझेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन यानी वित्तीय निर्णय लेंगे और अंत में हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य। सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं वित्तीय प्रबंध का अर्थ। प्रत्येक संस्थान को भौतिक संसाधन, उत्पादन क्रियाएं एवं अन्य व्यावसायिक क्रियाओं को करने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। कोई भी व्यावसायिक क्रिया हो जैसे विपणन, क्रय, उत्पादन बिना वित्त के संभव नहीं है। इसलिए ये कहा गया है कि वित्तीय प्रबंध वित्तीय संसाधन के विनियोग, नियोजन एवं नियंत्रण से संबंधित है। इसके अर्थ समझने के पश्चात अब हम डिस्कस करेंगे इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। R.C. ऑसबर्न कहते हैं वित्त कार्य व्यवसाय के द्वारा कोषों को प्राप्त करने एवं उपयोग करने की प्रक्रिया है। इसी प्रकार से J.L. मैसी कहते हैं वित्तीय प्रबंध व्यवसाय की ऐसी ऑपरेशनल क्रिया है जो व्यवसायिक क्रियाओं को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने, उसे प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है। इन दोनों परिभाषाओं से हम यह कंक्लूजन निकालते हैं कि वित्तीय नियोजन व्यवसायिक क्रिया का वो भाग है जो कोषों को प्राप्त करता है, उनका प्रभावी उपयोग करता है तथा लाभांश नीति को इस प्रकार से निर्धारित करता है ताकि संस्था की संपदा का मूल्य अधिकतम हो सके। परिभाषा के बाद अब हम बात करते हैं वित्त के प्रकार की। सबसे पहले हम बात करते हैं वित्त की। वित्त एक ऐसा साधन है जो व्यवसाय की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए तथा उनमें समन्वय लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइनेंस दो प्रकार का होता है। फर्स्ट इज़ पब्लिक फाइनेंस, जिसे हम सार्वजनिक वित्त के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रकार है प्राइवेट फाइनेंस, जिसे हम निजी वित्त के रूप में जानते हैं। सार्वजनिक वित्त में हम लेते हैं सरकारी संस्थान, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं केंद्रीय सरकार। सार्वजनिक वित्त को राजकीय वित्त भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सरकारी संस्थान, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं केंद्रीय सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्त की प्राप्ति की जाती है तथा उसका प्रबंधन किया जाता है। अब हम बात करते हैं निजी फाइनेंस। इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। फर्स्ट इज़ पर्सनल फाइनेंस, जिसे हम व्यक्तिगत हित कहते हैं या व्यक्तिगत वित्त कहते हैं। दूसरा है व्यावसायिक वित्त और तीसरा है गैर लाभ कमाने वाली संस्थाओं का वित्त। यदि हम व्यक्तिगत वित्त को डिफाइन करें तो व्यक्तिगत वित्त के अंतर्गत व्यक्ति के दैनिक कार्यों में वित्त प्रबंध को अध्ययन करते हैं। व्यावसायिक वित्त के अंतर्गत उद्योग, व्यापार,
वाणिज्य एवं सेवाओं के क्षेत्र में लाभ कमाने वाली संस्थाओं के वित्त संबंधी समस्याओं को स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। शैक्षणिक, दान संबंधी तथा अन्य धार्मिक संस्थाएं, उनको अपनी वित्त संबंधी समस्याओं का अध्ययन करने के लिए हम इस कैटेगरी में स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं हम वित्त कार्य की अवधारणा। दो तरह की अवधारणा है। फर्स्ट इज परंपरागत विचारधारा, दूसरी है हमारी आधुनिक विचारधारा। सबसे पहले हम अपने ट्रेडिशनल अप्रोच को समझेंगे। इस विचारधारा का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ था। इस विचारधारा के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन को निगमों का वित्त नाम से जाना जाता है। इस अवधारणा में वित्तीय प्रबंध का कार्य निगमों के लिए आवश्यक कोषों की व्यवस्था करना होता है। इसी के साथ इसमें हम इंक्लूड करते हैं कोषों को प्राप्त करने के लिए वित्तीय लेखपत्रों को, जिसके द्वारा पूंजी बाजार से वित्त एकत्रित किया जाता है, वित्त के संस्थागत स्रोतों को। इसी के साथ वित्त के स्रोतों तथा व्यवसाय के मध्य वैधानिक एवं लेखांकन संबंध को समझते हैं। इस अप्रोच की कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ निगमों को जो फंड चाहिए उन फंड को कलेक्ट करने की बात करते हैं, यानी कि हम सिर्फ फंड को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं। उसका दूसरा पार्ट, यूटिलाइजेशन पार्ट, इसमें हम इसके परव्यू से बाहर रखते हैं, यानी कि उसको हम इसमें नहीं लेते। सबसे पहली जो कमी है वो है कि ये आउटसाइडर लुकिंग अप्रोच है। इसमें बाह्य व्यक्तियों जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी वित्तीय संस्थाएं, विनियोक्ता जो व्यवसाय को वित्त उपलब्ध कराते हैं, उसके दृष्टिकोण को महत्व देती है। हमारी संस्था के अंदर जो भी हमारी पूंजी उपलब्ध है, जो हमारे आंतरिक वित्तीय निर्णय हैं, उनको हम इसमें कंसिडर नहीं करते। दूसरी जो इसकी सीमा है वो ये है कि इसमें हम दीर्घकालीन वित्त प्राप्ति पर ही जोर देते हैं। जो हमारे शॉर्ट टर्म हमारी आवश्यकताएं हैं उनके बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया, उसकी अनदेखी की है। जबकि अपनी संस्था के लिए हमें दीर्घकालीन के साथ साथ हमारे जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हैं उनको भी हमें पूरा करना होता है, लेकिन ये अप्रोच अधूरी है क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म फंड्स की बात ही की गई है। तीसरी सीमा है कि इसमें जो फंड हमने कलेक्ट किए हैं, जो धन हमने प्राप्त किया है, जो कोष हमने प्राप्त किए हैं, उनको प्राप्त करने के ऊपर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन उस वित्त का किस प्रकार से कुशल आवंटन करना है, उसका कैसे उपयोग करना है, यह विचारधारा इसकी अवहेलना करती है। अगली जो इसकी सीमा है वो ये है कि यह सिर्फ निगमों की वित्तीय समस्याओं पर ही ध्यान देती है। हमारे पास और प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे एकल व्यवसाय, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। लेकिन इस प्रकार के व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताएं क्या होंगी, उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा, इसके बारे में इस अप्रोच में इसकी अवहेलना की गई है। अब हम डिस्कस करते हैं डे टू डे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर कंप्लीटली इग्नोर्ड। एक सबसे बड़ी कमी ट्रेडिशनल अप्रोच की ये है कि इसमें हमारे दिन प्रतिदिन की जो हमारी वित्तीय प्रॉब्लम हैं उनको हम कंसिडर नहीं करते, जबकि दिन प्रतिदिन की जो वित्तीय कठिनाइयां हैं, जब हम उन्हें दूर कर पाएंगे तभी हम अपने लॉन्ग रन सर्वाइवल के बारे में सोच सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न अप्रोच। ये हमारी दूसरी अप्रोच है, दूसरी अवधारणा है। इस आधुनिक अवधारणा के अनुसार वित्त कार्य
में केवल वित्त प्राप्त ही नहीं किया जाता, बल्कि उपलब्ध साधनों का प्रभावपूर्ण एवं अनुकूलतम उपयोग भी करते हैं। इसका अर्थ है कि इसमें हम दोनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि फंड्स जो हमें चाहिए उन्हें कहाँ से प्राप्त करना है और प्राप्त किए गए फंड्स को कहाँ पर विनियोग करना है। इस अवधारणा में हम सबसे पहले वित्तीय नियोजन करते हैं। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उद्देश्यों को निर्धारित करने के पश्चात आवश्यक कोषों की मात्रा का अनुमान लगाना, उसकी अवधि का अनुमान लगाना और उसके पश्चात किन किन साधनों से किस अनुपात में वित्त प्राप्त किया जाता है, यह निर्णय यहाँ लिया जाएगा। इसके पश्चात हम कोषों की प्राप्ति पर जाते हैं। कोषों की प्राप्ति हमारी संस्था के विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए जितने कोषों की आवश्यकता थी उसका अनुमान लगाने के पश्चात अब हम उन कोषों को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के स्रोत हैं, उन स्रोतों पर जाकर हम अपने कोषों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। जब हमारे फंड कलेक्ट हो जाते हैं उसके पश्चात हमें उसका उचित आवंटन करना होता है, उसका उपयोग करना होता है। संस्था में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं और सभी क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। तो इन क्रियाओं में हमें अपने फंड्स जो कलेक्ट किए हैं उस वित्त का कुशल आवंटन करना हमारा अगला कार्य होता है। इसके बाद हम करते हैं फाइनेंशियल कंट्रोल। उद्देश्यों की प्राप्ति में जो विचलन आते हैं उनको दूर करने का प्रयत्न फाइनेंशियल कंट्रोल के अंतर्गत किया जाता है। वित्तीय नियंत्रण में सबसे पहले हम स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी वित्तीय निष्पादन माप को डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस यानी हमारी वास्तविक निष्पत्ति है उसका पता लगाएंगे। इसके पश्चात हम स्टैंडर्ड ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करेंगे, अंतर करेंगे और यदि लगता है कि ये दोनों मेल नहीं खाती हैं तो इनके बीच में किस प्रकार का विचलन आया है वो डेविएशन पता लगाएंगे। उनके कारणों को पता लगाने के पश्चात दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा। मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच से ज़्यादा अच्छी अप्रोच मानी जाती है क्योंकि इसमें हम फंड को प्राप्त करने के साथ साथ उसका उचित आवंटन और उपयोग भी यहाँ पर करते हैं। अप्रोचेस के बाद अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन हमारी संस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं। उस वित्तीय निर्णय में सबसे पहले अभी हम डिस्कस करेंगे विनियोग निर्णय। इस निर्णय के अंतर्गत हम उन संपत्तियों का चयन करते हैं जिनमें कोषों को विनियोजित किया जाएगा, जिनमें कोषों को लगाया जाएगा। संपत्तियों को हम 2 भागों में बांटते हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। दीर्घकालीन संपत्तियां वो संपत्तियां होती हैं जिनका प्रयोग आय कमाने के लिए दीर्घ काल तक करते हैं, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर इत्यादि। इसमें विनियोग जब किया जाता है उसे हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं हम अल्पकालीन या चालू संपत्तियों की। ये वो संपत्तियां होती हैं जिन्हें हम 1 वर्ष के मध्य रोकड़ में परिवर्तित कर लेते हैं। इसे हम स्टडी करते हैं कार्यशील पूंजी के तहत। अपने संस्था की तरलता और लाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए विनियोग निर्णय लिए जाएंगे। विनियोग निर्णय के बाद हम लेते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन यानी कि वित्तीय नियोजन निर्णय। वित्तीय नियोजन निर्णय जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जिसमें हम अपनी संस्था की विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हम करेंगे
उनके लिए कितने कोषों की आवश्यकता है उसका अनुमान लगाना, उसके पश्चात वो कोष कहाँ से प्राप्त किए जाएंगे, कितनी अवधि के लिए प्राप्त किए जाएंगे और उनका क्या अनुपात रहेगा, वो हम फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत लेते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट डिसीजन है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, पूंजी संरचना निर्णय। पूंजी संरचना निर्णय में हम विभिन्न प्रकार के स्रोतों का अनुपात निर्धारित करते हैं जो हमारे लंबे समय अवधि के लिए जो हमें फंड प्रोवाइड करते हैं। उनको हम दो भागों में बांटते हैं, एक है हमारी ओन्ड कैपिटल अंश पूंजी, दूसरा है हमारी डेट कैपिटल यानी ऋण पूंजी। अंश पूंजी और ऋण पूंजी का एक ऐसा अनुपात निर्धारित करना होता है जिसमें हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि पूंजी की जो लागत है वो न्यूनतम रहे, मिनिमम रहे। तीसरा डिसीजन है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन यानी लाभांश नीति निर्णय, इसमें यह निश्चित किया जाता है कि लाभ का कितना भाग लाभांश के रूप में वितरित किया जाएगा और कितना संचित किया जाएगा। डिविडेंड डिसीजन जो हैं वो हमारी संस्था के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि डिविडेंड डिसीजन से हमारे शेयर्स यानी अंशों के बाजार मूल्य पर प्रभाव डलता है। यदि हम अधिक डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इससे हमारे शेयर होल्डर अंश पूंजी प्रदान करने वाले हमारे अंशधारियों के रिटर्न में बढ़ोतरी होती है। तो इसलिए डिविडेंड डिसीजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल डिसीजन के बाद अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, दो उद्देश्य हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि लाभों को अधिकतम करना, दूसरा है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यानी कि संपदा को अधिकतम करना। पहले बात करते हैं हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। इस विचारधारा के अनुसार हमारी संस्था में हमें वो क्रियाएं करनी चाहिए जिनसे लाभों में वृद्धि होती है और उन्हें त्याग देना चाहिए जिनसे लाभ कम होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के तर्क में पक्ष में तर्क दिए गए हैं। सबसे पहले, लाभ कुशलता की कसौटी है जिससे हम व्यवसाय की आर्थिक कुशलता का माप कर सकते हैं। दूसरा है दुर्लभ संसाधनों का कुशल आवंटन एवं प्रयोग किया जाता है। तीसरा, संस्था के विस्तार तभी संभव होगा जब हम लाभों को अधिकतम करेंगे। इसी प्रकार से लाभ हमें अभिप्रेरित करते हैं, हमें और कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं ताकि हम लाभों को और अधिक कर सकें। लास्ट में हम अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों पर आते हैं। सामाजिक कल्याण के लिए हम तभी कार्य कर पाएंगे जब हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे। यदि हमारे पास लाभ ही नहीं होंगे तो ऐसे में हमें अपनी सर्वाइवल ही मुश्किल लगेगा, तो हम सोसाइटी के बारे में नहीं सोच सकते। सोसाइटी तभी आती है जब आप अपने पर्पस, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लेते हैं, जो है लाभ कमाना। ये अवधारणा या ये उद्देश्य जो है ये हमारा सही नहीं है। कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लाभ को अधिकतम करने के विपक्ष में लोग क्या कहते हैं। सबसे पहले है एम्बिग्विटी यानी कि अस्पष्ट विचारधारा। यहाँ पर हम उन एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं जिनसे लाभों में बढ़ोतरी होती है और उन एक्टिविटीज़ को, उन क्रियाओं को त्याग रहे हैं जिनसे हमारे लाभ बढ़ नहीं रहे हैं या कम हो रहे हैं। लाभों को बढ़ाने की बात तो की गई है, लेकिन लाभ कौन से? लाभ ग्रोस प्रॉफिट हैं या नेट प्रॉफिट हैं? टैक्स
काटने से पहले है या टैक्स काटने के बाद के हैं, दीर्घकालीन है, अल्पकालीन है, विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय है या टोटल एसेट पर हमारा रिटर्न है, या आपके शेयर होल्डर फंड के ऊपर रिटर्न की आप बात कर रहे हैं। तो किन लाभों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। दूसरा जो इसका क्रिटिसिज्म होता है वो इसलिए होता है कि यह आय के समय मूल्य को ध्यान में नहीं रखता। हम अगले स्लाइड में इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। विभिन्न वर्षों की आय का मूल्य समान माना गया है इस अप्रोच के द्वारा, जबकि समय के साथ साथ आय के मूल्य में कमी आती है। विभिन्न वर्षों में कमाई गई आय को हम एक समान नहीं तोल सकते। तीसरा इसका नुकसान या कहेंगे इसका जो सीमा है या इसको क्रिटिसाइज किया जाता है वो इसलिए कि इसमें जोखिम तत्व को इग्नोर किया गया है। जोखिम तत्व हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है। आय की अनिश्चितता का भाव रहता है। फ्यूचर में हमें इनकम होगी या नहीं होगी उसे हम सर्टेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जितना हमारा बिजनेस अनसर्टेन होगा उसमें हम ज़्यादा डिस्काउंट फैक्टर से अपनी इनकम को डिस्काउंट करेंगे, और यदि हमारा रिस्क या हमारा जो आय की अनिश्चितता है वो कम है तो हम कम डिस्काउंट फैक्टर से उसे डिस्काउंट करेंगे। कोई भी व्यक्ति कम आय को पसंद करेगा यदि वो निश्चित है। भविष्य की अधिक आय हमें प्रेरित नहीं करती। हम चाहते हैं यदि आय निश्चित है तो चाहे कम ही क्यों ना हो हम उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भविष्य की अधिक आय को हम इग्नोर करते हैं। इस फैक्टर को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में पूरी तरह से अनदेखा किया हुआ है। लास्ट पॉइंट इज डिविडेंड पॉलिसी। सबसे ज़्यादा आलोचना इस उद्देश्य की इसलिए की जाती है कि हम यहाँ पर लाभांश निर्णय को इग्नोर कर रहे हैं, जबकि लाभांश हमारी संस्था के अंशधारियों के मूल्य में बढ़ोतरी करती है, उनकी नेटवर्थ को बढ़ाती है। इसी तरह से संस्था की जो संपदा है उसको भी बढ़ाने का काम करती है। तो यहाँ पर ये सारे कारण हैं हमारे जिनकी वजह से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच को पसंद नहीं किया जाता। एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम इसे। डिफरेंट टाइम पीरियड पर जो हमारी आय हमें प्राप्त होती है उसे हम एक जैसा नहीं ले सकते, क्योंकि आज की डेट पर जो हमें इनकम रिसीव कर रहे हैं चाहे वो कम ही क्यों ना हो, हम उसे प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू इनकम टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। 3 सालों के उनकी इनकम दी हुई है कि वो कितना जनरेट कर पा रहे हैं। प्रोजेक्ट 1 फर्स्ट ईयर में 8,000, दूसरे साल में 15,000 और तीसरे साल में 7,000 कमा पा रहा है, जबकि प्रोजेक्ट 2 की जो अर्निंग है इन फर्स्ट ईयर नील है, इन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में 15,000 रुपये कमा पा रहा है। अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच, यानी कि लाभों को अधिकतम करने वाला जो उद्देश्य है उसके अनुसार दोनों प्रोजेक्ट इक्वली प्रॉफिटेबल हैं। इनकी लाभप्रदता समान है क्योंकि दोनों 30,000 कमा रहे हैं। लेकिन प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2 से ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि प्रोजेक्ट 1 जो है वो पहले साल में भी इनकम को कमा रहा है, जिसका टाइम वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड और थर्ड ईयर इनकम से। तो ऐसे में हम यहाँ पर दोनों प्रोजेक्ट को इक्वली प्रॉफिटेबल मान रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोजेक्ट 1 जो है प्रोजेक्ट 2 से ज़्यादा वैल्यू रखता है।
इन सब कमियों को दूर करने के लिए अब हम डिस्कस करेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि संपदा क्या है। संपदा को हम अधिकतम शुद्ध वर्तमान मूल्य यानी कि नेट प्रेजेंट वर्थ भी कहते हैं। हमें संस्था में ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिनसे फर्म का शुद्ध वर्तमान मूल्य बढ़ता है तथा ऐसे निर्णय नहीं लेने चाहिए जिससे फर्म के वर्तमान मूल्य में कमी आती है। संपदा अधिकतम करने से क्या अभिप्राय है? हमारी संस्था के अंशधारियों के अंशों के बाजार मूल्य को अधिकतम करना ही संपदा अधिकतम करना कहलाता है। जब हम अपने अंशों के बाजार मूल्य को मैक्सिमाइज कर लेंगे, अधिकतम कर लेंगे, इससे अंशधारी अपनी व्यक्तिगत यूटिलिटी को भी अधिक कर सकता है। किसी भी शेयर होल्डर की वेल्थ जो है वो उसके द्वारा धारित अंश और उसके अंशों का जो बाजार मूल्य है उन दोनों के गुणा के बराबर होता है। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर की जो करंट वेल्थ है ये बराबर है नंबर ऑफ शेयर ओन्ड बाय शेयर होल्डर मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। सिंबॉलिकली देखें तो W0 या W0 इज इक्वल टू NP0। हेयर W is wealth of shareholder or stockholder, N means number of share held by shareholder and P0 is current market price of a share। तो जिस शेयर होल्डर ने जितने नंबर ऑफ शेयर हेल्ड किए हुए हैं उसको जब उसके शेयर की मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस शेयर होल्डर की वर्तमान संपदा कितनी है, उसका शुद्ध वर्तमान मूल्य क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे इस उद्देश्य के पक्ष में क्या तर्क दिए गए हैं। सबसे पहले इस अवधारणा में अंशधारी के साथ साथ अन्य स्टेक होल्डर्स जो फर्म में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जैसे हमारी संस्था के कर्मचारीगण, सप्लायर्स जो हमें लोन प्रोवाइड कर रहे हैं यानी हमारे ऋणदाता, क्रेडिटर्स और सोसाइटी यानी कि समाज। जब हम हमारी संस्था का वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं तो ऐसे में हमारी संस्था के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए लोगों के इंटरेस्ट यानी कि उनके हित, उनकी रक्षा करने में हम सक्षम हो पाते हैं। दूसरा कि ये उद्देश्य हमारी संस्था के दीर्घकालीन विकास को ध्यान में रखता है और साथ ही ये आय के समय मूल्य को भी ध्यान में रखता है। इस अवधारणा में अंशधारियों के अंशों के बाजार मूल्य को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है और साथ ही इसमें हम जोखिम तत्व को भी ध्यान में रखते हैं। इस बातों को देखकर ये लगता है कि जो क्रिटिसिज्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच में किया गया था यानी कि लाभों को अधिकतम करने का उद्देश्य जो है उसके जो हानियाँ थी, जो आलोचना थी, वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन गई हैं यानी कि उन आलोचनाओं को ये दूर करता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में अंतर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि लाभों को अधिकतम करना वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ाने के ऊपर ध्यान देता है, जबकि संपदा के मूल्य को अधिकतम करने के उद्देश्य में हम अपने कैश फ्लो यानी रोकड़ प्रवाह के ऊपर एम्फेसिस यानी कि फोकस रखते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम आय के समय मूल्य को इग्नोर करते हैं, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन संपदा के अधिकतम
करने के उद्देश्य में हम आय के समय मूल्य को ध्यान में रखते हैं। रिस्क और अनसर्टेनिटी, जोखिम और अनिश्चितता का भाव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इग्नोर किया जाता है, जबकि हम संपदा के अधिकतम उद्देश्य में जोखिम को भी ध्यान में रखते हैं और अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता का भी ध्यान रखा जाता है। लाभों को कमाने के लिए हम अपने एम्प्लॉइज़ और कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि हम लाभों को अधिकतम करने के चक्कर में अपनी क्वालिटी को ध्यान में नहीं रखते हैं। साथ ही साथ हम अपनी सेलिंग प्राइस जो है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को बढ़े हुए मूल्य पर सामान मिलता है। इस तरह से हम कंज्यूमर यानी कि हमारे जो उपभोक्ता वर्ग है उसको हम एक्सप्लॉइट करने का काम करते हैं। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उद्देश्य में हम सप्लायर्स जो हमें वित्त प्रदान कर रहे हैं उन व्यक्तियों का, हमारी संस्था के कर्मचारीगण का, जो हमारे उपभोक्ता वर्ग हैं और हमारे समाज, इनके जो इंटरेस्ट हैं, इनके हितों की रक्षा की जाती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कई बार हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को इग्नोर करते हैं। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक नुकसान ये भी रहता है कि हम अपनी क्वालिटी को कम कर देते हैं ताकि हमारी कॉस्ट कम हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने में सक्षम हो। तो यहाँ पर क्वालिटी जो है उसको इग्नोर किया जाता है। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। हम कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट की कॉस्ट मिनिमम रहे, तो क्वालिटी प्रोडक्ट दिए जाते हैं लेकिन कम मूल्य पर। तो एक तरह से ये उपभोक्ता को फ़ायदा पहुंचाता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम अंत में यह निर्णय ले सकते हैं कि संपदा का अधिकतम करना उद्देश्य हमारे लाभों को अधिकतम करने के उद्देश्य से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो कमियां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में रहती हैं वो सब हमारी यहाँ पर दूर हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ फाइनेंस, अप्रोचेस ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस, फाइनेंशियल डिसीजंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप कि आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एट द एंड, आई थैंक यू ऑल।